नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे कोरोना महामारी की। देश में बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। देश में अब तक 21 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास करके उस राज्यों की सीमाओं पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है जहां कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ चुके हैं। सरकार विदेश से आ रहे यात्रियों पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दे चुकी है। इतना नहीं, इंदौर जहां विदेश से आए कई मरीजों का अब तक पता नहीं चल पाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। कोरोना का यह नया वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है? इस नए वेरिएंट के लिए मध्य प्रदेश तैयार आखिर कितना है? क्या लापरवाही से लॉकडाउन या फिर सख्ती का खतरा और बढ़ सकता है? क्या वैक्सीनेशन में लापरवाही जो देखने को मिल रही है वो भारी पड़ सकती है? सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाना आखिर कितना जरूरी हो चुका है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहा है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में नए वेरिएंट के मरीज सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह ने एक बार फिर समीक्षा बैठक बुलाई और हालात का जायजा लिया। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट को प्रदेश में आने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। एक तरफ हम सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग बनाए का आग्रह हमारा है, पर दूसरी तरफ सेकेंड डोज कितनी जल्दी हम अपनी पूरी पात्र आबादी को लगा दें उसमें कोशिश हम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि कल ही 9 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाने के अभियान को हमने पूरा किया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर इंदौर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। नवंबर के महीने में विदेशों से इंदौर आए 395 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग को मिली, जिनमें से 95 लोगों के बारे में अब तक पता नहीं लग पाया है। अगर इस तरह से लापरवाही बढ़ती गई तो सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तैयारियों पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। और अभी जो तैयारियां हैं वो अपूर्ण हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट पीएसए डाले गए हैं वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। अभी उनमें जो है ऑक्सीजन की क्वालिटी का चेक नहीं हुआ है। 95% प्लस क्वालिटी की ऑक्सीजन चाहिए मेडिकल उपयोग के लिए, तो इसके टेस्ट होना चाहिए, इसको सर्टिफाई कराना चाहिए और उसके बाद इनका उपयोग होना चाहिए। कुल मिलाकर हमें समझना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। हमें पहले की ही तरह एहतियात बरतने होंगे, तभी कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हम जीत पाएंगे। कोरोना वैक्सीन को इस महामारी के खिलाफ एक बड़ा हथियार माना गया है। इसलिए जिन लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है वो अवश्य लगवा लें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। टीम न्यूज स्टेट। तो एक तरफ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही है। दूसरी तरफ कई स्तर पर, कई मोर्चों पर ये कह सकते हैं कि कमियां भी दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर आज हम सवाल करने वाले हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमीनुल खान सूरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सूरी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। और डॉक्टर प्रमोद, आप ही से शुरुआत करते हैं। सवाल ये है सर कि कहां अभी आपको और ऐसा लग रहा है, कहां और दरकार लग रही है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अभी इस स्तर पर काम होना बाकी है? जी, सबसे पहले तो ओमिक्रॉन के बारे में अभी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। ओमिक्रॉन किस प्रकार
हमारी सोसाइटी में इफेक्ट करेगा, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, साइंस क्या होंगे, और उसका अफेक्शन लंग्स के प्रति कैसा रहेगा और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इस बारे में अभी हमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि अफ्रीका में और ब्रिटेन और जर्मनी या फ्रांस में जो ओमिक्रॉन के जो पेशेंट्स मिले हैं उसमें डेथ रेट बहुत कम है। ये एक अच्छी बात लगती है, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, जहाँ की पॉपुलेशन को 80 to 90% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुका है, वहाँ पे ओमिक्रॉन का जो खतरनाक इफेक्ट है या निगेटिव इफेक्ट है वो कम है। तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। पर हमारे पास क्या है, जो सोसाइटी हमारी जो भारतीय मानसिकता है कि जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग एकदम फ्री हो जाते हैं, पर जरा सी आहट होती है और थोड़ा कुछ होता है तो एकदम हाहाकार मच जाता है और हड़बड़ी में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो सबसे पहले तो जनता को सावधान करना पड़ेगा कि अफवाहों से सावधान रहें और सारी जो सूचनाएं हैं वो किसी आधार पर दी जाए, वैज्ञानिक आधार पर दी जाए, कोई भी तरह की अफवाहों से आपस में बचा जाए। दूसरा जो है कि हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और उनमें सेकेंड डोज लगे भी अब बहुत ज्यादा समय हो चुका है। पिछले फरवरी या मार्च में उनको सेकेंड डोज लग चुका था। तो अभी फ्रंट लाइन वॉरियर्स ही आगे आएंगे जब भी कोरोना अगर आ गया हमारी सोसाइटी में। जी जी। तो ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स को पहले से प्रोटेक्शन देना है। तो इनका जो थर्ड बूस्टर डोज है उसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। खास करके अपन सीरो सर्विलेंस टेस्ट करके जिन लोगों को सेकेंड डोज लग चुका है उनमें कितने % एंटीबॉडीज हैं, उसके आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि बूस्टर डोज या थर्ड बूस्टर डोज है वो फ्रंट लाइन वॉरियर में लगाना चाहिए या नहीं। बाकी जो थर्ड रिक्वायरमेंट है कि सारी पॉपुलेशन को सेकंड डोज लग जाना चाहिए। अभी भी काफी लाख लोग एमपी में बचे हैं जिनको सेकंड डोज नहीं लगा है, तो सेकंड डोज लगाने के लिए उनको प्रेरित भी करना उनको, या फिर जो भी नियम और कायदे कानून बना के उनको अपनी लाइन में लाना पड़ेगा जी। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो मास्क, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, वो कभी खत्म नहीं होगा अभी दुनिया से कम 2-3 साल। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हमें वापस से अपनी रूटीन लाइफ में इसको लाना होगा, क्योंकि कई लोग इसे भूल चुके थे। जब थोड़ी सी परिस्थितियां सामान्य हुई उसके बाद लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, हाथ तो जैसे डेली रूटीन में हम लोग धोते हैं वैसे धो रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो शायद अभी भी गायब सी नजर आती है। ऐसे कई सवाल हैं सर जो आपने खड़े किए हैं, उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए लगभग ऐसे 20 से 22 जिले हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट हैं इन राज्यों से। क्या इस नए वेरिएंट को लेकर हम उतने आगाह, उतने सचेत, उतने सतर्क हैं कि हमारी जो तैयारियां हैं वो इस लिहाज से हैं कि हम इसे रोक सकते हैं प्रदेश में आने से, या फिर इसकी परिस्थितियों से निपटने में? जितेश जी, एक पहली बात तो ये कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं इतना कहूंगी कि ये जो वायरस है, ये वायरस अब म्यूटेट होता रहेगा, और ये म्यूटेशन किसी भी वायरस का एक तरीका होता है, मतलब दैट इज द वे वायरस इज। वो म्यूटेट होगा और उसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे के सारे वेरिएशंस आए और अब ओमिक्रॉन है, और इस तरह से वेरिएशंस आते रहेंगे और हम लोग इसी तरह से इसके साथ हमको जीना सीखना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसा कि अभी आपने कहा कि हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। भय इससे नहीं है क्योंकि भारत अभी भी बहुत वैक्सीनेशन में बहुत आगे है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप में, अमेरिका में अभी भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए इतनी उदासीनता है कि लोग वहां पे वैक्सीन के नाम से विरोध कर रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं लगानी, और इस तरह से ना तो वो खुद अपने प्रोटेक्शन ले रहे हैं, दूसरा वो कैरियर बन रहे हैं, तीसरा वो लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और इसी कारण से ये स्प्रेड हो रहा है, जिस कारण से आज हम ओमिक्रॉन को फिर एक फेस करने के लिए हम लोग खड़े हुए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसा कि अभी सर ने कहा कि हम सीरो सर्विलेंस करेंगे। सीरो सर्विलेंस का ये है, अर्थ ये होता है कि मैं मेरे ब्लड में जांच करवा लूं कि मेरे पास कितनी एंटीबॉडी। तो अगर मेरे पास उस वायरस के अगेंस्ट एक भी एंटीबॉडी, एक, तो मेरे उसमें मेरे
शरीर में फाइट करने की क्षमता है। और जिनको कोरोना पहले हो चुका था और उसके बावजूद उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है, तो इसका मतलब ये है उनके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, इसलिए घबराए नहीं। सबसे बड़ी बात है कि पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए। पैनिक बटन दबता है तो हम सब बहुत घबरा जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा दिव्या जी इसको क्लियर करिए। सवाल ये है कि ये विरोधाभास की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं और अब हेल्थ एक्सपर्ट्स की कह रहे हैं, कई अब हेल्थ एक्सपर्ट्स की हमने खबरें भी सुनी हैं और अब पढ़ी भी हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये बहुत तेज गति से स्प्रेड होने वाला वेरिएंट है, इसके म्यूटेशंस 50 से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा सावधान सतर्क रहने की दरकार है। वहीं कुछ ये कह रहे हैं कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतिए। इसे थोड़ा सा क्लियर करिए। जी, तो आपने बहुत अच्छा एक शब्द यूज करा जिसमें आपने कहा कि स्प्रेड होने में स्प्रेड फास्ट होता है। स्प्रेड हो सकता है, स्प्रेड होगा, लेकिन क्या वो उतना विरुलेंट है, इस बात पे फर्क है। स्प्रेड होना एक अलग विषय है, उसकी विरुलेंस कितनी है ये बात अलग है। विरुलेंस यानी उसकी मारक क्षमता कितनी है। तो यानी ये कि जिसने वैक्सीन लगवा ली है उसको तो ये डेफिनेटली प्रोटेक्शन है कि उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉजिटिव नहीं आ सकते, पॉजिटिव आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन वो आपके शरीर को क्या घातक रूप से आपको इफेक्ट करेगा, नहीं। तो इसलिए पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ईश्वर करे कि वो इतना घातक न हो, लेकिन अगर उसका इफेक्ट हो रहा है, अगर उसकी वजह से कोई पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या उसकी स्वास्थ्यगत व्यवस्थाएं हमें उस लिहाज से दुरुस्त करनी होगी? और अगर उसको हमको रोकना है कि एक से दूसरे में वो ट्रांसमिट ना हो, एक से दूसरे पर ना जाए, कैरियर का कोई काम ना करे, तो उसके लिए भी क्या हमें उस स्तर पर तैयारियां करनी होगी जो अभी नजर नहीं आ रही? दिव्या जी। नहीं, हो सकता है आपको नजर ना आ रही हो, लेकिन तैयारियां तो दूसरी लहर के बाद ही तैयारी थी, क्योंकि हम दूसरी लहर में जितनी मार हमने खाई है या जितना हमने अगर गलतियों से ना सीखा तो फिर क्या सीखा। तो हमने उस गलती के बाद हमने सीखा कि हमको उतने अस्पताल भी तैयार चाहिए, हमको अपने ऑक्सीजन प्लांट्स भी उतने तैयार चाहिए, हमको अपने वेंटिलेटर्स भी उतने तैयार चाहिए, हमको अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स भी उतने तैयार चाहिए। तो इसीलिए जब मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो हमने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है, जिस हथियार के लिए हम थर्ड वेव के लिए तैयार। अब आती है बात कि क्या हमने उस चीज को लेके अपनी तैयारी करी या नहीं करी। तो हम मुस्तैदी से तैयारी करी है और अब वो थर्ड वेव के लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील भी है, तैयार भी है और सब के सब एक्टिव मोड में आ भी गए हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। उस एक्टिविटी के बारे में आप सबने बैठे के मीटिंग और सब कुछ देख लिया, किस तरह से लगातार एकदम आदेश पे आदेश आने शुरू हो गए और सरकार संवेदनशील, सरकार सजग हो गई है। ठीक है, मैं इसके बाद कई और महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, उनके साथ दिव्या जी आपके पास लौटूंगा। अमीरुल खान सूरी साहब को भी आप ऐड करते हैं। सूरी साहब, कहां और आप लोगों को कमी लग रही है एक विपक्ष होने के नाते? क्या और तैयारियों में दुरुस्ती होनी चाहिए, आप लोग देखते हैं? देखिए दिपेश जी, सरकार की मुस्तैदी का तो क्या जवाब दें। मेरे 4-5 पॉइंट है, अगर सरकार उस पर ध्यान देगी तो मध्य प्रदेश की जनता जो 2 बार कोरोना की जिस तरह से लहर आई है, जो जनता ने अपने लोगों को खोया है और सरकार की नाकामयाबियां सामने आई हैं, अगर उन पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और सरकार ध्यान देगी तो जनता के लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि जो विदेशों से आए, जो हमारे पास मध्य प्रदेश में डाटा आ रहा है कि 90 से ज्यादा लोग लापता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उन लोगों को क्यों ट्रेस नहीं किया जा रहा? और अगर उनमें से किसी में भी ओमिक्रॉन का वेरिएंट है तो वो अगर लोगों के टच में आएंगे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? लापता लोगों का सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक इंदौर भोपाल से 218 लोगों की ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल दिया हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सीएमएचओ साहब से सवाल किया गया तो उनका जवाब है कि हमें नहीं मालूम कब तक रिपोर्ट आएगी। अगर इतनी देर तक रिपोर्टें आएंगी तो सरकार की क्या तैयारी है? क्यों एनसीडीसी में जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, वहां से रिपोर्ट आने में इतनी देर क्यों लग रही है? और सरकार इसके लिए क्या तैयारी कर रही है कि जब ये वायरस इतनी तेजी से फैलेगा, जब अगर 1-1, 2-2 महीने में रिपोर्टें आएंगी तो किस तरह से सरकार लड़ पाएगी? 218 लोगों की 1 नवंबर से 30 नवंबर तक गई है और जो रिपोर्ट पेंडिंग है, जबकि ये बताया जा रहा है कि ये इतना म्यूटेंट वायरस है कि ये सबसे ज्यादा म्यूटेशन इसमें होता है। अभी तक जो डेल्टा वेरिएंट
वेरिएंट था उसके मुकाबले सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन को म्यूटेशन के हिसाब से, यानी तेजी से शरीर के अंदर फैलेगा, और यहाँ रिपोर्ट इतनी लेट आ रही है। तीसरी बात, एक तरफ मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, सरकार संवेदनशील बताने का काम कर रहे हैं, तो ये पंचायत चुनाव किस लिए लाए गए? क्यों पंचायत चुनाव बीच में लाए गए? आपने परिसीमन आरक्षण रद्द करके, ना रोटेशन पॉलिसी लाके गैर कानूनी तरीके से पंचायत चुनाव लाने का काम किया। प्रशासनिक अधिकारी ओमिक्रॉन से लड़ेगा कि पंचायत चुनाव कराएगा? सरकार की नीति और रीति क्या इसमें? क्या कोरोना को मजाक में ले रहे? उषा ठाकुर जी बयान देती हैं आप पंचायत चुनाव कराएंगे, लोग ताबीज लेके बैठ जाएंगे, कोरोना से बचेंगे, और उषा ठाकुर जी को बुखार आएगा तो अस्पताल चली जाएंगी, किसी ताबीज के पास में नहीं जाएंगी। उसके बाद चौथा बहुत बड़ा सवाल दिव्या गुप्ता जी ने कहा, उन्होंने बोला कि यूके में लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, यूएस में ऐसा नहीं हो रहा। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यूके, यूएस और इजराइल इस समय बूस्टर डोज पे जा चुका है वैक्सीन से आगे, और ये पहले, हम तो बूस्टर डोज से आज बहुत दूर है। अभी तक हमारे यहाँ फर्स्ट डोज में भी 20% लोगों को फर्स्ट डोज नहीं लगा, और लगभग 50% आबादी लगवा चुकी है सेकेंड डोज, और 50% अभी भी बची हुई है। तो जैसा हमारे साथ में पहले हुआ था, हमारी सरकारें सोई हुई थी जब यूके और यूएस वैक्सीन ऑर्डर। ठीक है सर, पांचवा सवाल करिए जल्दी से, समय पूरा, आपके 5 सवाल भी निकल जाएगा। पांचवा करिए जल्दी। वैक्सीन को आया फिर दिव्या जी से जवाब नहीं, अभी मेरे सवाल बाकी है सर, फिर आप ही कर लीजिएगा। मैं हाथ बांध कर और बैठे रहता हूं। बिल्कुल, तो आप ही डिबेट कर लीजिए सर। आपने सबसे कम समय दिया तो सर, सिर्फ आपके सवाल करने के लिए थोड़ी ना दिया सर, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आपको बुलाया है। आपने, आप लोग सवाल जवाब आपस में कर लिया करिए ना सर, फिर मैं यहाँ बैठता ही नहीं। सवाल विपक्ष का काम है, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप तो एक डॉक्टर के नाते उनसे पूरा पूछ रहे थे। तो सर यही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि अपना 5वां सवाल कंप्लीट करिए ताकि उनसे जवाब। ट्रीट की सरकार बात करती है जी। एक मिनट दिव्या जी, बिल्कुल, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की सरकार बात कर रही है कि 3 टी पे हम वर्किंग कर रहे हैं, ना आप ट्रेस कर रहे हैं, ना आप टेस्ट कर रहे हैं। जब आप ट्रेस और टेस्ट ही नहीं कर रहे तो आप ट्रीट कैसे करेंगे? ठीक है, ये 5 सवाल का जवाब दिव्या जी से लूंगा। ये 5 सवाल का जवाब ले रहा हूँ मैं, सूरी साहब, मैं 5 सवाल का जवाब दिव्या जी से ले रहा हूँ, लेकिन इससे सर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। वक्त नहीं है सर, आप 5 का जवाब तो आ जाने दीजिए सर, वक्त ही नहीं बचेगा, आपके 5 जवाब भी नहीं आ पाएंगे। दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए बोलिए, एक आखिरी पॉइंट है, फिर मैं आपके सवाल का जवाब बोलिए। जो एंटीबॉडी टेस्टिंग की दिव्या जी बात कर रही है, अगर मुझे मेरा एंटीबॉडी टेस्ट कराना है कि मेरे अंदर कितनी एंटीबॉडीज है, तो वो टेस्ट कराने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है? ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन इससे इधर सूरी साहब, मेरा ये सवाल है कि अगर पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं, विपक्ष भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयार नजर आ रहा है, तो क्या विपक्षी धर्म होने के नाते आप लोगों को इसके लिए कोई पहल नहीं करनी चाहिए कि आम लोगों की जनता के साथ, आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है, पंचायत चुनाव न हो इसके लिए क्या आप लोग कोर्ट जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो टोटली असंवैधानिक है। सर रुक जाइए, सर मैं रोकना चाह रहा हूँ सूरी साहब, मैं उस मसले पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में अलर्ट है, जिस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारतवर्ष में अलर्ट है, अगर कांग्रेस उसको लेकर इतनी संजीदा है, अगर उस पर सवाल खड़े कर रही है, तो क्या आप लोग इसके लिए कोई पहल कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कोर्ट नहीं जा रही। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो उसका समर्थन, वो सर आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आरक्षण का मसला है, क्योंकि परिसीमन का मसला है। मैं कोरोना के मसले को लेकर कह रहा हूं, जिसको लेकर आपने एक सवाल खड़ा किया है। चूंकि जिस दिन ऐलान हुआ था उस दिन भी मैंने इसी मसले पर पूरे आधे घंटे डिस्कशन किया था कि आखिर चुनाव की आवश्यकता क्या है। सवाल यही है सर कि क्या विपक्ष के नेता होने के नाते मैं तो सिर्फ इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि क्या कोरोना के वक्त नए वेरिएंट की लहर के बीच क्या चुनाव कराना जायज है, और अगर नहीं है तो कांग्रेस उसके लिए क्या पहल कर रही है? मैंने वही सवाल
आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि वही प्रशासनिक अधिकारी क्या कोरोना से भी लड़ेंगे और क्या चुनाव कराएंगे, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी की क्या रीति नीति है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपनी रीति नीति स्पष्ट, मतलब कांग्रेस की कोई रीति नीति नहीं है, ठीक है, कांग्रेस की कोई रीति नीति नहीं है, इंसान मरता रहे सबता रहे। सर दमोह चुनाव हुआ, दमोह उपचुनाव में ही कांग्रेस और बीजेपी के कई नेताओं की जान चली गई। उसके बाद सुन लीजिए सर, 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें 4 और उपचुनाव ठोक दिए गए जिसमें 4 नेताओं की डेथ हुई। हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। अब पंचायत चुनाव के लिए दोनों राजनीतिक दल तैयार हैं, जबकि दोनों के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव होंगे। न जाने कितने लोग इसमें शहीद हो जाएंगे, ईश्वर करे ना हो, लेकिन उसके बाद भी हम तो नहीं कर रहे हैं साहब। बीजेपी अपनी तैयारी बता दे कि कोरोना से बचने के लिए क्या कर रही है। मैं दिव्या जी से भी यही सवाल कर रहा हूं सर। ठीक है, आपने सवाल खड़ा किया, यही सवाल मैं उनसे भी कर रहा हूं सर। नहीं तो विपक्षी होने के नाते हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम नेता होने के नाते ये एक अपील दायर कर दें। हम राजनीतिक मसले पर दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चला देंगे, लेकिन हम कोरोना के मसले पर थोप नहीं जाएंगे। दिव्या जी सवाल यही है, 5 सवाल अमीनुल खान सूरी साहब ने खड़े किए। उन सवालों के साथ मेरा भी महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या चुनाव इस दौर में कराना जरूरी है? क्या इसको लेकर हम इस तरह की कोई पहल नहीं कर सकते कि लोगों को बचाने के लिए तैयारी की जाए? मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कलेक्टर्स लगातार अलग अलग जिलों में तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा प्रदेश का अधिकारी कह रहा है कि जनवरी और फरवरी में कोरोना का पीक हो सकता है, उसके बाद भी तैयारी हम चुनाव की करेंगे। जितेश जी, आपका सवाल बिल्कुल मौजू है और ठीक है, शिरोधार्य भी है। हो सकता है कि हम उस चीज को लेके थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट भी रहें, उसके ऊपर थोड़ा सा एक संज्ञान भी लेते रहें। अभी इस बारे में जनवरी फरवरी के बारे में उसका प्रोटेक्शन वैल्यू अभी इसलिए कम है क्योंकि चुनाव होने हैं, नहीं होने, क्या होने हैं, घोषणा तो हो चुकी। क्योंकि अब जो इलेक्शन कमीशन है या निर्वाचन आयोग है स्टेट का, वो अलग है, तो वो एक स्वायत्त बॉडी है। उस स्वायत्त बॉडी ने यदि अनाउंस कर दिया है तो उसका एक पालन करने का हमारे पर एक गर्व आ जाता है। वो स्वायत्त बॉडी अगर चाहती तो जब ये चुनाव की तारीख संपन्न हुई थी, माफ कीजिएगा, जब ये टर्म पूरा हुआ था तभी वो चाहता तो चुनाव करा लेता, लेकिन नहीं करा पाया ना, 2 साल निकल गए ना। तो अगर तब तक इस तरह की याचिकाएं लगती रहती है, ये सवाल यही तो है ना मैडम, अगर राजनीतिक दल चाहता है अपनी इच्छा शक्ति के लिए तो फिर चुनाव टाले जा सकते हैं। अब अगर जब लोगों की सेहत का सवाल है तब फिर चुनाव टालने के लिए हम विचार करते हैं, सोचते हैं। जब 2 साल निकल गए तो 1 साल और निकल सकता था। खैर, इससे इतर महत्वपूर्ण सवाल जो सूरी साहब ने पूछा, जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने में बहुत वक्त लग रहा है, महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी उसका इंतजार होता है। कैसे हो पाएगा संभव? हम कैसे ट्रेस कर पाएंगे कि इसमें ओमिक्रॉन है या नहीं? जीनोम सीक्वेंसिंग में महीनों लगते हैं, ये तो मेरे ख्याल है पता नहीं कौन सी आप कथा बात कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग हैज बिकम अ वेरी रैपिड टेस्ट नाउ। अब तो बहुत रैपिड उसका टेस्ट होने लग गया है और कई बार नाउ 24 आवर्स टू 48 आवर्स, 36 आवर्स, कभी-कभी तो 24 आवर्स में भी रिपोर्टिंग हो रही है। भोपाल में अक्टूबर में भेजे गए सैंपल्स की रिपोर्टिंग अभी हुई है मैम, और नवंबर में भेजे गए कि अभी तक नहीं आई है। सर वो कोई एब्रेशन होता है, उस एब्रेशन को हम एक प्रथा न माने। कभी-कभी एब्रेशंस भी हो जाते हैं जो न्यूज बन जाते हैं और टीआरपी बन जाती है, लेकिन नॉर्मली जीनोम सीक्वेंसिंग जो होती है वो 24 आवर्स के अंदर टू 36 आवर्स के अंदर उसकी रिपोर्टिंग आ जाती है और तभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाती है, वरना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब बहुत इस मामले को लेकर, मुझे लगता है कि हम सब बहुत संवेदनशील हैं और इस बात को लेके बहुत अलर्ट भी हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रकार का वायरल फीवर को यदि हम ओमिक्रॉन भी बोल देंगे तो अपने आप में एक अलर्ट हो जाएगा। तो वायरल फीवर, नॉर्मल वायरल को ओमिक्रॉन से अलग रखना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल दिव्या जी ये भी है कि जब हम लगातार तीसरी लहर को लेकर सतर्कता, सावधानी की बात कर रहे हैं, तब क्या राजनीतिक आयोजनों पर, सामाजिक आयोजनों पर किसी तरह की रोक की तरफ विचार नहीं करना चाहिए? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मंच सज रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग बेतहाशा भीड़ में एक दूसरे से सटे हुए नजर आ रहे हैं, तो ना वहां मास्क नजर आता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, इसके आप बिल्कुल सही बोल रहे जितेश जी, ये चिंता का विषय है भी और इस पर चिंतन मनन होना भी चाहिए। आपके माध्यम से मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ आप चिंतन मनन ही करते रहेंगे तो फिर हो गया काम।
हमें कार्रवाई करनी होगी, हमें काम करना होगा, तब जाकर हम इसे रोक सकते हैं ना। स्प्रेड नहीं तो होता रहेगा। खैर, माफी चाहूंगा, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का, वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है, लेकिन एक बार फिर हाथ जोड़कर हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहिए। नमस्कार।